दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। इस अध्याय में आप जानेंगे कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, निर्णय करने वाले कौन होते हैं, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संसद क्यों आवश्यक है, संसद के जो सदन होते हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा वो क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य दायित्व और अधिकार क्या हैं, और इसके अलावा हमारी जो न्यायपालिका है उसके कार्य और दायित्व क्या हैं, इन सब के बारे में विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 9वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में। एक सरकारी आदेश देखते हैं। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञाप कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। ये आदेश उसी संख्या से माना जाता है। ओएम नंबर 36/012/31/90 कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से एक पन्ने का था और अगर आप देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे कि आप स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि ये निर्णय किस तरह से लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। वो फैसला क्या था? तो देखिए, वो फैसला था 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण नौकरियों में कर दिया गया था इस कार्यालय ज्ञाप के द्वारा। दोस्तों इसमें यह हुआ कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी वर्ग जो है उसके लिए आरक्षित किया गया। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था और अब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए भी तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इसके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था और अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। केवल ये जो सीटें थीं केवल उन्हीं के लिए आरक्षित कर दी गई जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग थे। दोस्तों निर्णय करने वाले यानी डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? तो इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है कि अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज या कार्यालय ज्ञाप पे थे। वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं लिया होगा। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे और आप जानते हैं कि इन निर्णयों में किसकी सहभागिता होती है यानी निर्णय लेने वाले कौन होते हैं। तो आप जो मोटा मोटी चीज़ जानते हैं उसमें यह है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। और इसके अलावा क्या है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है और इससे बनने वाले मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा संसद, जिसे हम संसद कहते हैं या पार्लियामेंट, उसमें राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी होता है।
तो आइए जानते हैं इतनी चीज़ें जानने के बाद कि वो उस कार्यालय ज्ञापन पर किसने किसने निर्णय लिया था। दोस्तों, ये जो सरकारी आदेश था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए नौकरियों में 27% का आरक्षण, ये लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण आमतौर पर इसे मंडल आयोग कहा जाता है। भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा बीपी मंडल कमीशन को सौंपा गया। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी और आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 27% आरक्षण देना और इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। कई वर्षों तक कई पार्टियों और सांसद इसे लागू नहीं करना चाहते थे। तो लेकिन फिर भी 1989 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। ये बहुत ही बड़ा फैसला था किसी भी पार्टी के लिए। दोस्तों, चुनाव के बाद जनता दल की सरकार बनी और उसके नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और कई घटनाएं हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। तब उसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट के फैसले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ले और एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को ओएम नंबर यानी ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय आदेश संख्या जो है 36012/31/90 तैयार हो गया था और अगले कुछ महीनों तक ये देश का सबसे चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं ने इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार दिए, बहस चली। इसके चलते कई बार प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए, इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना ये भी था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छीनेंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। और कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। ये निर्णय अच्छा था या नहीं, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इस उदाहरण को हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि देश के प्रमुख निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं और उनको कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? दोस्तों, आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर किए। अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करने अवैध घोषित करके लागू होने को रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी व अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का ये आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए और उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया और ये विवाद सुलझ गया। तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? तो दोस्तों, जानते हैं कि इसमें कैबिनेट की भूमिका रही, राष्ट्रपति की भूमिका रही, सरकारी अधिकारी, और अंत में लोग सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे और उसने इस आदेश में एक संशोधन करने के लिए
कहा और उसने इस जो है आदेश को वैध भी करार दिया था। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों, आपने उदाहरण से ये समझ तो लिया कि सरकार कैसे काम करती है, लेकिन किसी देश को चलाने में इस तरह की कई प्रकार की गतिविधियां भी शामिल होती हैं। जैसे सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराती है, वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस और विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है और कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है और अगर इन फैसलों को या लागू लेने में या फिर लागू करने में कोई विवाद होता है तो ये तय करने के काम भी किसी के पास होना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, इन सब के लिए जानना ज़रूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। और किस तरह इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहा जाता है? कोई भी लोकतंत्र या कोई भी सरकार तभी ठीक से काम करती है जब संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करती हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के कार्य अधिकार के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन किया जाता है और तभी और उसी आधार पर ये संस्थाएं काम करती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय वो संस्था है जहां नागरिकों और सरकार के बीच विवाद जो है अंततः सुलझाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य संस्थाएं भी होती हैं। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ इरादे, कायदे, कानून भी जुड़े होते हैं और इससे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं। संस्थाओं में क्या होता है, उसके कामकाज में कुछ बैठकें होती हैं, कुछ समितियां और रूटीन का काम होता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं, इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसलों को ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, कायदे, कानून और बैठकों की ज़रूरत क्या है? लेकिन ये सोच जो है लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले लेगा तो उसके फैसलों में हो सकता हो कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं या फिर उसके फैसले मनमाने पूर्ण निर्णयों पर आधारित हो सकते हैं। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिलता है और संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं और इसी कारण लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो संस्थाओं पर जोर देती हैं। तो ये संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, इसमें जो हमारे यहाँ या सभी लोकतांत्रिक देशों में एक महत्वपूर्ण संस्था है वो है संसद, यानी कि पार्लियामेंट। दोस्तों, संसद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी प्रतिनिध्यात्मक शासन या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को चलाने के लिए। दोस्तों, किसी भी निर्णय में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद देखिए, यहाँ पर मंडल आयोग की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा होती है। भारत के राष्ट्रपति ने संसद में इसका जिक्र किया था और प्रधानमंत्री ने संसद में इसकी घोषणा की। तो संसद बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है किसी भी नीतिगत निर्णय लेने के मामले में। जो भी ये 27% आरक्षण था सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों का, तो ये फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हुई थी और इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी। दोस्तों, सरकार ये कदम क्यों नहीं उठा सकती है? तो संसद के बारे में आप जानते हैं कि संसद से कैबिनेट के फैसले को मंजूरी नहीं देती तो वो फैसला फिर सार्वजनिक रूप से नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये जानना जरूरी है संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप जानते हैं प्रत्येक लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं और अलग अलग देशों में इसके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा होती है, उसका नाम अलग हो सकता है।
जनता की ओर से संसद जो है कई राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग भी करती है। जैसे किसी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस कारण इन संस्थाओं को विधायिका भी कहा जाता है। दुनिया भर की संस्थाएं नए कानून बनाती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन करती हैं या मौजूदा कानून को ख़त्म करके उनकी जगह नया कानून बनाती हैं। दूसरा काम क्या है संसद का? तो दुनिया भर में जो संसद होती हैं सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती हैं। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। तीसरा काम है सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे का खर्च किया जा सकता है। और चौथी बात यह है कि सार्वजनिक फैसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद सर्वोच्च संगठन है और संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। तो आपने ये जान लिया कि संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपने इन सब मुद्दों के बारे में जाना, संसद क्यों महत्वपूर्ण है और उसकी आवश्यकता क्यों होती है। संसद के दो सदन। दोस्तों, आधुनिक लोकतंत्र में संसद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए अधिकांश बड़े देशों में संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहा जाता है। पहला सदन, इसके सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरा सदन, इसके सदस्य अमूमन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्रों और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। दोस्तों, हमारे देश में संसद के दो सदन हैं। देखिए, एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक भाग होता है। ये दोनों में से किसी सदन का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन संसद के लिए हुए फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू किए जाते हैं। इसलिए संसद जो देश की सर्वोच्च विधान या विधान निर्माता संस्था है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट शामिल होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। दोस्तों, भारतीय संसद के बारे में आप जानते हैं और ये भी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब आइए जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुख अंतर क्या होता है। इसके अलावा दोनों सदनों में अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा को कभी कभार अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ये महज बोलचाल की एक पुरानी शैली है और हमारे संविधान में ये भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। दोस्तों, हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार हैं, लेकिन अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। कैसे? लोकसभा और राज्यसभा के अंतर के बिंदु भी यही हैं। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन इसमें लिया जाता है। दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़ ये कि लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती है। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या न माने। तीसरा अंतर ये है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। और अगर आधे से अधिक लोग लोकसभा सदस्य ये कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा और राज्यसभा को ये अधिकार हासिल नहीं है। तो आपने मोटे तौर पर जो प्रमुख अंतर थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बारे में जाना। अब यहाँ पर आइए एक महत्वपूर्ण जो है विशिष्ट अध्ययन के तहत देखते हैं लोकसभा का एक दिन, यानी लोकसभा में दिन की कार्रवाई किस प्रकार की होती है उसके बारे में। 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक सामान्य दिन था। इस बात पर गौर करें कि संसद में क्या होता है।
देखिए 11 बजे विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए और इन प्रश्नों में क्या शामिल थे? कश्मीर के आतंकवादी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है? पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों का आंकड़ा बताएं। बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है? तो 11 बजे ये चला कार्यक्रम की मंत्रियों से प्रश्न पूछे गए। 12 बजे क्या हुआ कि ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा पेश किया गया। 12:02 पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। 12:14 पर कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया जिनमें क्या शामिल थे? तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में सीबीआई का प्रतिशोधात्मक रवैया, संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत, आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों के नवीनीकरण की आवश्यकता। 2/26 पर सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। वे विधेयक थे प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक और प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्तन विधेयक। 4 बजे क्या हुआ? आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक नीति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी करने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई और 7:15 बजे ये चर्चा समाप्त हुई। सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गया। तो ये संसद में लोकसभा में एक दिन की सामान्य कार्रवाई का लेखा जोखा था। आइए जानते हैं राजनैतिक कार्यपालिका, राजनैतिक यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। दोस्तों हमने एक सरकारी आदेश से इस अध्याय को शुरू किया था और ये जाना कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने ये फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। दोस्तों प्रधानमंत्री की भूमिका भी थी, लेकिन अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो प्रधानमंत्री ये फैसला नहीं कर पाते। वो प्रधानमंत्री जो है सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इस तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने के कारण इनको कार्यपालिका कहा जाता है। और इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो तात्पर्य होता है इसी कार्यपालिका से ही होता है। दोस्तों कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक राजनैतिक और दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। दोस्तों जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, नेता होते हैं, ये बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहा जाता है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहा जाता है। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। दोस्तों ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। दोस्तों राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? तो मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? दोस्तों नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है, उसे विषय की अधिक जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा होती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम होती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर भी इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों होता है? इसकी वजह बहुत सीधी है, जानना जरूरी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का उसे अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार भी होता है। इस वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है।
मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं, और किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नज़रिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है, और लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इस व्यापक नज़रिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर देखिए मंत्री जी जो हैं शंकर डोंट स्पेयर मी, ये चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की एक बुक है। इसमें मंत्री जी को एडिशन और सब्सट्रैक्शन में समस्या हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कुल मिलाकर अपना काम कर रहे हैं, और अगर जो इन्हें वित्त मंत्रालय का काम दिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था होती है। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रहता है जब तक पार्टी का या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है। मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद उस निकाय का नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन 60 से 80 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, तो मंत्रियों की कुछ श्रेणियां होती हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं, और इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इनमें करीब 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, तो ये मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, और राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा होता ये है कि फैसले कैबिनेट की बैठकों में ही ले लिए जाते हैं, और इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है या कैबिनेट स्वरूप की सरकार कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं करता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के अधिकार बहुत व्यापक होते हैं। वो कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता करता है। विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करने का काम भी वो करता है। विभागों के विवादों के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, और वह विभिन्न विभागों की सामान्य जानकारी या सामान्य निगरानी भी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है।
उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार बहुत अधिक बढ़ गए हैं। संसदीय लोकतंत्र में कभी कभार सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है और राजनीति में राजनीतिक दलों और पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। दोस्तों, भारत में हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का प्रयोग किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थीं और जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन की साझेदारी का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों की स्थितियों को भी देखना पड़ता है क्योंकि उन्हीं के समर्थन से वह सरकार टिकी होती है। प्रधानमंत्री के बाद आइए जानते हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के महारानी की तरह होता है जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की निगरानी करता है और राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति का चयन जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है और इससे ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री करता है। इससे तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। इसे नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरे तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पे ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देश में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम या सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति भी होता है। लेकिन राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है और संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, आप जानते हैं। और इसीलिए राष्ट्रपति भी संसद का एक भाग होता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कुछ समय के लिए उसे रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा जो है वो विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए उसको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति करता क्या है, आपके मन में ये विचार आता होगा, लेकिन क्या वो अपने विवेक से भी कुछ करता है? एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे लोकसभा में बहुमत वाले पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है और ये काम उसके स्वविवेक का होता है।
दोस्तों, राष्ट्रपति प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? तो दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो इसी तरह के राष्ट्रपति का उदाहरण है। उसका चुनाव प्रत्यक्ष वोट से किया जाता है। वहाँ अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने के काम अभी भी विधायिका या अमेरिका में उसको कांग्रेस कहा जाता है करता है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही उसके उत्तरदायी होती है। उसका कार्यकाल 4 साल का होता है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लैटिन अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ के हिस्से रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूँकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। न्यायपालिका। दोस्तों, शासन में आपने कानून बनाने वाली संस्था संसद के बारे में जान लिया, उनको लागू करने के लिए कार्यपालिका के बारे में जान लिया, और अब तीसरा भाग जो है वो है न्यायपालिका। दोस्तों, हम उस कहानी पे लौटें जहाँ से हमने शुरुआत किया था। दोस्तों देखिए, उस कहानी का संतोषजनक अंत कब हुआ था? जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। अगर ऐसा नहीं होता, देखिए देश में सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो क्या होता? सर्वोच्च न्यायालय होता, उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता तो क्या होता? उसे अधिकार होता लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं करता, तब क्या होता? और भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले नहीं मानते, तब क्या होता? तो ये सारी स्थितियां बन सकती हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। दोस्तों, इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तथा प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। और भारत में जो न्यायपालिका है वो पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के सरकार न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका जो है वो इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत है। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है और किसी भी विवाद की सुनवाई वो कर सकता है, चाहे देश के नागरिकों के बीच हो, नागरिकों और सरकार के बीच हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हो। इन सभी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय कर सकता है। ये फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ भी सुनवाई करता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि ये विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश जो होते हैं वो सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं, और इस वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में जो अदालतें होती हैं वो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुना जाता है। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के दखल की गुंजाइश बहुत कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दोस्तों, भारत की जो न्यायपालिका या जुडिशरी है दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। और इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वो उसकी संवैधानिक वैधता की
परीक्षण करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों यानी फंडामेंटल जो मूलभूत सिद्धांत हैं, फंडामेंटल थियरीज हैं, उनको नहीं बदल सकती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। यानी हमारी न्यायपालिका जो है व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक होती है। नागरिकों के अधिकार जो हैं वो संविधान से मिले होते हैं और यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इंसाफ पाने के लिए उन्हें अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने दोस्तों सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए भी फैसले अपने निर्देश दिए हैं और सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहा जाता है और अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं, सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं और इसी की वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस JS खेहर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिला रहे हैं। तो ये अध्याय दोस्तों आपका समाप्त हो गया है कि विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली कैसी होती है। ये अध्याय आपने जाना। इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग हुए हैं, हाईलाइटेड हैं, उनको देख लेते हैं। गठबंधन सरकार, तो विधायिका में किसी एक पार्टी को जब बहुमत हासिल नहीं होता है तो ऐसी दशा में उसमें कई राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से जो सरकार बनती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। कार्यपालिका क्या है? तो व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के अधिकार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार किसे कहते हैं? तो संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है। न्यायपालिका, एक राजनैतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका, जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बढ़ाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञाप, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। राजनैतिक संस्था, दोस्तों देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह राजनैतिक संस्था कहलाता है। आरक्षण, तो आरक्षण या रिजर्वेशन भेदभाव के शिकार, वंचित, पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में पद और सीटें आरक्षित करने की नीति आरक्षण कहलाती है। राज्य क्या है? तो निश्चित क्षेत्र में फैली एक राजनीतिक इकाई जिसके पास एक संगठित सरकार हो, घरेलू और विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदलती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाई या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जा सकते हैं। लेकिन राजनीति की शब्दावली में राजनीति विज्ञान विषय के लिए राज्य जो है एक ऐसा संगठन है जिसमें 4 तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहीं पर किसी पॉइंट पर किसी बिंदु को समझने में आपको समस्या हो रही है तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका जवाब समय मिलने पर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।